भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 नामा के मूल तथा भाग 2 लेसन नंबर 6 रोकड़ प्रवाह पत्रक। अब इसमें रोकड़ प्रवाह पत्रक के अंदर जो पॉइंट नंबर 1 से 5 और 7वां पॉइंट आने वाला है, इसमें अधिकतर थियरी ज़्यादा है। पहले तो प्रस्तावना में वित्तीय हिसाबों में लाभ हानि पत्रक, पक्की तलपट का समावेश होता है। ये दोनों पत्रक निर्धारित उद्देश्य के लिए तैयार किए जाते हैं। उन्हें तैयार करने की पद्धति भी पूर्व निर्धारित है। यह पत्रक व्यापारी स्तर पर तैयार किए जाते हैं, जिसमें वास्तव में हुए खर्च और वास्तव की उपज संबंधित वर्ष की, फिर भले ही वह रोकड़ में चुकाई हो या न चुकाई हो, रोकड़ मिली हो या न मिली हो, लाभ हानि पत्रक में लिखे जाते हैं। लाभ हानि पत्रक में राजस्व खर्च और राजस्व उपज दर्शाई जाती है। अब पक्की तलपट के पत्रक में इक्विटी दायित्व और पूंजी संबंधी जानकारी दी जाती है। अपने व्यापार की स्थिति, वित्तीय हिसाबों जानने के लिए अपने पता है कि लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा यानी पक्की तलपट तैयार करते हैं। संक्षेप में व्यापारी स्तर पर तैयार हुए लाभ हानि पत्रक धंधा की लाभप्रदता दर्शाता है, जबकि पक्की तलपट धंधा की आर्थिक स्थिति कैसी वो बताता है। वित्तीय हिसाबों के अंगों के रूप में लाभ हानि पत्रक और पक्की तलपट के अलावा रोकड़ प्रवाह पत्रक का समावेश भी किया जाता है। धंधा की सभी संपत्तियों में रोकड़ प्रथम नंबर की प्रवाही संपत्ति है। रोकड़ का विनियोग न किया जाए तब तक रोकड़ किसी भी प्रकार का मुआवजा की कमाई का सर्जन नहीं करती है। जैसे कि आपके पास रुपया 1 लाख है और उसे 1 वर्ष के लिए अलमारी में रख दो, तो आपको कोई कमाई नहीं मिलेगी। परंतु इस 1 लाख रुपये को बैंक डिपॉजिट में, अंशों में या डिबेंचर में अथवा तो अन्य किसी भी जगह विनियोग किया जाए तो ब्याज, डिविडेंड या लाभ का सर्जन करती है। इसलिए रोकड़ का विनियोग मुआवजा कमाई का सर्जन के लिए अनिवार्य बनता है। अब धंधा में रोकड़ किन प्राप्ति स्थानों द्वारा प्राप्त हुई और रोकड़ कहाँ लगाई रोकी गई, यह दोनों बातें खूब ही महत्व की रखी जाती है। धंधा में रोकड़ योग्य प्राप्ति स्थान द्वारा प्राप्त करके योग्य स्थान पर रोकी जाए वह इच्छनीय है। इससे संबंधित जानकारी लाभ हानि पत्रक, पक्की तलपट में दर्शाई नहीं जाती। यह दोनों पत्रक तैयार करने के उद्देश्य अलग अलग है। रोकड़ कहाँ से आई और कहाँ लगाई है, इन दोनों बातों को जानकारी रोकड़ प्रवाह पत्रक देता है। रोकड़ प्रवाह पत्रक मुजब धंधा की इकाई के लिए अनिवार्य बनाया गया है, जिससे विनियोगकर्ता अपने योग्य निर्णय ले सकते। यानी कि अपने पास में एक रोकड़ प्रवाह पत्रक बनाया जाता है, जिसके कारण अपने पास में कितनी रोकड़ थी और उसका आपने कहाँ पर विनियोग किया वो जान सकते। इसके लिए कोई भी विनियोग करता है वह धंधा की रोकड़ स्थिति कैसी है वो जान सकते, इसलिए रोकड़ प्रवाह बनाया जाता है। रोकड़ प्रवाह पत्रक का प्रकटीकरण 1/4/2004 से और उसके बाद के समय के लिए अमुक धंधा की इकाइयों के लिए हिसाबी मानक 3 के अनुसार अनिवार्य बनाया गया है। ऐसे धंधा की इकाई जिसकी इक्विटी दायित्व प्रतिभूतियां भारत या भारत बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में पूंजीकृत हो अथवा संचालकों द्वारा पारित किए गए ठराव के अनुसार सिद्ध होता हो कि धंधा की इकाई अपनी इक्विटी और दायित्व प्रतिभूति किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में पूंजीकृत कराने की प्रक्रिया में हो। हिसाबी मानक 3 के अनुसार इन धंधाकीय इकाइयों को अपना रोकड़ प्रवाह पत्रक परोक्ष पद्धति के अनुसार तैयार करना होता है। कंपनी कानून 2013 की कलम 2040 के अनुसार रोकड़ प्रवाह पत्रक का समावेश वित्तीय पत्रकों की परिभाषा में शामिल किया गया है। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ है जरूरी है कि रोकड़ प्रवाह में 2 प्रकार के रोकड़ प्रवाह का समावेश होता है। एक तो रोकड़ आवक का प्रवाह और दूसरा जावक रोकड़ प्रवाह। या रोकड़ प्रवाह अर्थात रोकड़ और रोकड़ समान समकक्ष की आवक जावक, जिस व्यवहार के कारण रोकड़ अथवा रोकड़ समान में वृद्धि होती हो उसे आवक रोकड़ प्रवाह कहते हैं। जिस व्यवहार के कारण रोकड़ अथवा रोकड़ समान में कमी होती है उसे जावक रोकड़ प्रवाह कहते हैं। जो रोकड़ में वृद्धि हो तो आवक और रोकड़ में कमी हो तो जावक रोकड़ प्रवाह। यहाँ पे बताया कि आवक रोकड़ प्रवाह और जावक रोकड़ प्रवाह के अंतर को शुद्ध रोकड़ प्रवाह कहा जाता है। उसके अंदर आवक रोकड़ प्रवाह मानो कि 1 लाख
और उसमें से जावक रोकड़ कितनी है? 85,000। तो कुल आवक रोकड़ कितनी हुई? 15,000। अब आवक रोकड़ प्रवाह 85,000, रोकड़ प्रवाह और जावक रोकड़ प्रवाह 1,00,000। तो यहाँ पे क्या होगा? शुद्ध जावक रोकड़ 15,000, जो रोकड़ यहाँ पे आवक से ज़्यादा खर्च हो गया है, इसलिए हानि आएगी। यहाँ पे आवक बनी रहेगी 15,000। अब रोकड़ अर्थात क्या? कि रोकड़ अर्थात हाथ पर की रोकड़ शेष और बैंक शेष, चाहे अपने पास में जितनी रकम हो और बैंक के खाते में जो रकम है उसे अपने रोकड़ कहते हैं। अब रोकड़ समान या के समकक्ष यानी क्या? तो अल्पकाल की ऊंची प्रवाहित रखने वाले विनियोग, अपने शॉर्ट समय के लिए विनियोग किया हो कोई भी जगह पे, ऐसे विनियोग जिसका शीघ्रता से सही अनुमानित कीमत में रोकड़ में रूपांतरण हो सकता हो। ऐसा विनियोग है जिसका अपने रोकड़ में तुरंत रूपांतरण कर सके, जिसके मूल्य में परिवर्तन होने का जोखिम नहीं के बराबर हो, ऐसा विनियोग। यानी कि सरकारी प्रतिभूतियाँ, उपरोक्त लक्षण रखने वाली कोई भी प्रकार की प्रतिभूति। अब रोकड़ प्रवाह पत्रक। रोकड़ प्रवाह पत्रक में मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्रवृत्तियाँ दर्शाई जाती है। एक तो पहले परिचालन संचालन प्रवृत्तियाँ, दूसरी है विनियोग की प्रवृत्तियाँ और तीसरी है वित्तीय प्रवृत्तियाँ। इस प्रत्येक प्रवृत्ति में रोकड़ आवक और रोकड़ जावक प्रवाह हो सकता है। इन तीनों प्रवृत्तियों में से उद्भवित रोकड़ प्रवाह की रकम के योग में प्रारंभ की रोकड़ शेष और रोकड़ समान रकम में जोड़ी जाती है। अंत में जो रकम मिले वह अंतिम रोकड़ शेष रोकड़ समान की रकम दर्शाते हैं। इन तीनों प्रवृत्तियों में से उद्भव रोकड़ प्रवाह धन अथवा ऋण हो सकता है। अब यहाँ पे रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्तियों का वर्गीकरण, उसमें लाभ हानि पत्रक, पहले लाभ हानि खाता बनाया है, उसमें पता है अपने लाभ हानि खाते में पहले जो प्रारंभ का स्टॉक, खरीदी के खर्च, परिचालन के रोकड़ खर्च और परिचालन के बिन रोकड़ खर्च, वित्तीय खर्च और वितरक लाभ, ये परिचालन लाभ में से जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे परिचालन आवक लिखो और गैर परिचालन आवक लिखो, जो परिचालन लाभ में से घटाया जाता है। अब पक्की तलपट के अंदर पूंजी दायित्व और संपत्ति लेना। अब पक्की तलपट में क्या लिया जाए? मालिकी के भंडोल, गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व। अब उसके अंदर गैर चालू संपत्तियाँ, विनियोग प्रवृत्तियाँ और चालू प्रवृत्तियाँ, चालू दायित्व और चालू संपत्तियाँ जो परिचालन प्रवृत्तियाँ कहलाती है। अब रोकड़ प्रवाह के पत्रक में निर्धारित समय की प्रवृत्तियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन की संचालन प्रवृत्तियाँ, परिचालन प्रवृत्तियों में से उद्भव होता रोकड़ प्रवाह, विनियोग की प्रवृत्तियाँ और विनियोग की प्रवृत्तियों में से उद्भव होता रोकड़ प्रवाह, और वित्तीय प्रवृत्तियाँ और वित्तीय प्रवृत्तियों में से उद्भव होता रोकड़ प्रवाह। अब उसके बारे में पहले अपने परिचालन प्रवृत्तियाँ और परिचालन प्रवृत्तियों में से उद्भव होता रोकड़ प्रवाह। परिचालन प्रवृत्तियाँ अर्थात क्या कि परिचालन की प्रवृत्तियाँ लाभ हानि के पत्रक में से उद्भव होती प्रवृत्तियाँ हैं। लाभ हानि के पत्रक में लिखे गए व्यवहारों को इस प्रवृत्ति के लिए वर्गीकृत किया जाता है। इस संदर्भ पहले के पाठ में गुणोत्तर विश्लेषण में परिचालन खर्च की चर्चा आपने की और परिचालन लाभ की गणना निम्नानुसार की जाती है कि अपने परिचालन प्रवृत्ति के अंदर किसका समावेश करना कि लाभ हानि के पत्रक में से जो उद्भव होता है उसे परिचालन प्रवृत्ति में समावेश करेंगे। अब परिचालन प्रवृत्ति अर्थात धंधा की उपज के सृजन की मुख्य प्रवृत्तियाँ जो विनियोग या वित्तीय प्रवृत्तियाँ नहीं है। विनियोग नहीं होना चाहिए और वित्तीय प्रवृत्ति होनी चाहिए नहीं। एक ऐसे प्रकार की धंधा की मुख्य आवक के सृजन की प्रवृत्तियाँ हैं जिसके आधार पर ही परिचालन लाभ का निर्माण होता है। परिचालन प्रवृत्तियों की पहचान धंधा किस प्रकार के उद्योग में लगा है उसके आधार पर किया जाता है। प्रत्येक धंधा के परिचालन के व्यवहार की पहचान उसके धंधा के स्वरूप के आधार पर निश्चित होती है। यह चर्चा उपज के सृजन की मुख्य प्रवृत्तियों के संदर्भ में है। एक तो व्यापार करती कायम कंपनी, बीमा कंपनी और बैंक। व्यापार करती कंपनी यानी कि इस प्रकार की कंपनी के लिए माल की खरीद बिक्री की प्रवृत्तियों से उपज के सृजन की मुख्य प्रवृत्तियाँ।
दूसरा, बीमा कंपनी के जो द्वारा बीमा की प्रीमियम की उपज, दावा के भुगतान की प्रवृत्तियाँ के उपज के सर्जन में मुख्य प्रवृत्तियाँ मानी जाएगी। बैंक के अंदर धंधा की इकाई में लोन देना, जमा स्वीकार करना और उसमें से उपज का सर्जन करने की प्रवृत्तियाँ उपज के सर्जन की मुख्य प्रवृत्तियाँ है। सामान्य रूप से कंपनी के स्वरूप को दो भागों में विभाजित करके इस ख्याल के संदर्भ में स्पष्टता की जाती है, गैर वित्तीय कंपनियां और वित्तीय कंपनियां। इन दोनों प्रकार की कंपनियों के परिचालन की प्रवृत्तियों में से उद्धव रोकड़ प्रवाह के नीचे अनुसार अपने वर्णन कर सकते हैं। या संचालन प्रवृत्तियों में से उद्धव रोकड़ प्रवाह, अब उसमें गैर वित्तीय कंपनियों के लिए, अब गैर वित्तीय कंपनियों के लिए क्या आएगा? माल या सेवा की बिक्री की उपज यानी आवक, कमीशन रॉयल्टी की आवक, अन्य कोई आवक जो विनियोग की प्रवृत्ति में से ही उद्भव न हुई हो, देनदार लेनी हुंडी की वसूली, माल या सेवा की खरीदी की आवक, लेनदार देनी हुंडी का भुगतान, वेतन मजदूरी कर्मचारियों को चुकाई, अन्य रकम जैसे कि बोनस, बिक्री वितरण खर्च, विनियोग अथवा वित्तीय प्रवृत्तियों के अतिरिक्त आयकर रिफंड की रकम अथवा भुगतान। अब वित्तीय कंपनियों के लिए प्रतिभूतियों की खरीदी, जमा लोन पर चुकाया ब्याज, प्रतिभूतियों का विक्रय, प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज, डी लोन पर प्राप्त ब्याज, वेतन कर्मचारियों को चुकाई रकम जैसे कि बोनस, विनियोग अथवा वित्तीय प्रवृत्तियों के अलावा आयकर रिफंड की रकम अथवा भुगतान। यहाँ पे दो प्रकार का परिचालन में उद्भव बता दिया, गैर वित्तीय प्रवृत्ति कंपनियों के लिए और वित्तीय कंपनियों का। उसमें किसका समावेश होता है, कोष्टक के ऊपर से पता चलता है। अब अपने इसके आधार पर एक परिचालन प्रवृत्ति में किसका समावेश है उसको दर्शाते हैं। उदाहरण नंबर 1 है कि मीना कंपनी के नीचे दिए व्यवहारों में से परिचालन प्रवृत्तियाँ पहचानिए। वेतन चुकाया, मजदूरी चुकाई, लोन ली, डिबेंचरों की रकम वापस की, देनदारों से प्राप्त देनी हुंडी से चुकाए, यंत्र का रोकड़ में विक्रय, दलाली मिली, फर्नीचर खरीदा, विनियोग का ब्याज, लोन पर ब्याज चुकाया, आयकर रिफंड। अभी उसके अंदर जो व्यवहार है पहला अपने उसका स्पष्टीकरण करना है। अब वेतन चुकाए कौन सी प्रवृत्ति मानी जाएगी? अपने 3 प्रकार की प्रवृत्ति मैंने बता दी। एक तो परिचालन प्रवृत्ति, फिर वित्तीय विनियोग की प्रवृत्ति और वित्तीय प्रवृत्तियाँ। अब अपने परिचालन प्रवृत्ति में समावेश है कि नहीं? वेतन चुकाए परिचालन प्रवृत्ति, क्योंकि वो लाभ हानि पत्र का व्यवहार है। मजदूरी चुकाए वो भी परिचालन प्रवृत्ति है, क्योंकि वो लाभ हानि पत्र का व्यवहार है, लाभ हानि में उसका समावेश होता है। लोन ली ये अपने परिचालन प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि लाभ हानि में उसका समावेश होता नहीं, वो इक्विटी दायित्व का व्यवहार है। डिबेंचर की रकम वापस की वो भी परिचालन प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि वो इक्विटी और दायित्व का व्यवहार है। देनदारों के पास से प्राप्त परिचालन प्रवृत्ति है, क्योंकि देनदार बिक्री में से उद्भव होते हैं, बिक्री परिचालन प्रवृत्ति। देनी हुंडी का चुकाया वो भी परिचालन प्रवृत्ति है, क्योंकि देनी हुंडी लेनदारों में से और लेनदार खरीदी में से उद्भव होते हैं, इसलिए खरीदी परिचालन प्रवृत्ति है। यंत्र का रोकड़ में विक्रय परिचालन प्रवृत्ति नहीं है, संपत्ति का व्यवहार है। दलाली मिली परिचालन प्रवृत्ति है, क्योंकि लाभ हानि का व्यवहार है। फर्नीचर खरीदा ये परिचालन प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि वह संपत्ति का व्यवहार है। विनियोग का ब्याज मिला परिचालन प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि विनियोग संपत्ति है, उसमें से उद्भव ब्याज विनियोग का भाग माना जाएगा, इसलिए उसका विनियोग प्रवृत्ति लेना का व्यवहार है। लोन का ब्याज चुकाया वो भी परिचालन प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि लोन एक प्रकार का दायित्व है, उसका चुकाया ब्याज दायित्व के कारण है, इसलिए वह इक्विटी दायित्व का व्यवहार माना जाता है। आयकर रिफंड परिचालन प्रवृत्ति है, क्योंकि यदि यह रिफंड विनियोग वित्तीय प्रवृत्ति के कारण नहीं हो, ऐसी स्पष्टता न हो तो परिचालन प्रवृत्ति गिनी जाएगी। अब अपने परिचालन प्रवृत्ति के बाद में अभी अपने विनियोग की प्रवृत्तियाँ। अब विनियोग की प्रवृत्तियाँ सामान्य रूप से पक्की तलपट के संपत्ति पक्ष के व्यवहारों से उद्भव होने वाली प्रवृत्तियाँ हैं। यानी कि विनियोग की प्रवृत्ति किससे उद्भव होती है? पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष के व्यवहारों में से उद्भव होने वाली प्रवृत्ति को अपने विनियोग की प्रवृत्तियाँ कहते हैं।
और विनियोग की प्रवृत्तियाँ अर्थात दीर्घकाल की संपत्तियाँ, अन्य विनियोग की खरीदी और बिक्री जिसमें रोकड़ अथवा रोकड़ सामान का समावेश नहीं होता। दीर्घकाल की संपत्ति अर्थात ऐसी संपत्तियां जो बिक्री करने के उद्देश्य से प्राप्त नहीं की जाती है, उनका उपयोग धंधा में करना होता है। ऐसी संपत्ति की खरीदी जावक रोकड़ प्रवाह के रूप में और बिक्री आवक रोकड़ प्रवाह के रूप में ध्यान में ली जाती है। जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर अमुक विनियोग आवक खड़ी करने के उद्देश्य से भी रखी जाती है, उनका भी समावेश विनियोग प्रवृत्ति में होता है। इन विनियोग में प्राप्त उपज, ब्याज, डिविडेंड या भाड़ा का समावेश भी विनियोग प्रवृत्तियों में ही किया जाता है। अब यहाँ पे भी विनियोग प्रवृत्ति का रोकड़ आवक और जावक का प्रवाह के अंदर रोकड़ आवक प्रवाह की प्रवृत्तियाँ और रोकड़ जावक प्रवाह, रोकड़ आवक प्रवाह की प्रवृत्ति में किसका समावेश करेंगे तो स्थिर संपत्तियाँ, स्थिर दृश्य संपत्तियों का विक्रय, स्थिर अदृश्य संपत्तियों का विक्रय, दीर्घकाल के विनियोग का विक्रय जो गैर चालू संपत्तियों का विनियोग हो जैसे कि अंश, डिबेंचर, बॉन्ड आदि, दीर्घकाल की दी लोन पर वापस। अब रोकड़ जावक प्रवाह में स्थिर अदृश्य संपत्तियों की खरीदी, अदृश्य संपत्तियों की खरीदी, पूंजीगत खर्च किए हो, स्वनिर्मित संपत्तियां, दीर्घकाल के विनियोग की खरीदी, गैर चालू संपत्तियों का विनियोग जैसे कि अंश, डिबेंचर, बॉन्ड आदि, और दीर्घकाल के लिए दिया लोन। अभी इसके ऊपर से अपने वर्गीकृत करना है कि ये विनियोग की प्रवृत्तियां हैं या नहीं। यहाँ लिखा है कि रीटा कंपनी के नीचे दिए व्यवहारों में से विनियोग प्रवृत्तियों को पहचानिए। यह प्रवृत्तियाँ रोकड़ आवक प्रवाह और रोकड़ जावक प्रवाह के की है, बताइए। अब यहाँ पे अपने लिखा है जमीन की खरीदी, यंत्र का विक्रय, एक्स कंपनी के अंश खरीदे, वाई कंपनी के डिबेंचर खरीदे, जावक कारखाने की संपत्तियों बनाई, कॉपीराइट विक्रय, वेतन चुकाया, जावक आवक रोकड़, गाड़ी भाड़ा चुका, ये सब है जो उसको अपने कोष्टक बना के बताते हैं। अब अपने जो वित्तीय विनियोग की प्रवृत्तियों में पहला जो जमीन की खरीदी है, कौन सी प्रवृत्ति मानी जाएगी तो विनियोग की जावक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति, क्योंकि संपत्ति में विनियोग बढ़ता है। अपने ज़मीन खरीदी तो संपत्ति में बढ़ोतरी हुई। यंत्रों का विक्रय किया तो विनियोग की आवक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति और संपत्ति में विनियोग घट गया, यंत्र बेच दिया तो। एक्स कंपनी के शेयर खरीदे, विनियोग की जावक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति है, संपत्ति में विनियोग बढ़ता है। अपने वाई कंपनी के डिबेंचर बेचे तो इसके कारण आवक विनियोग का रोकड़ आवक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति, पर संपत्ति में विनियोग घटा, बेचा इसलिए। कारखाने में संपत्तियां बनाई तो जावक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति, इसके कारण संपत्ति में वृद्धि हुई। कॉपीराइट का विक्रय किया, वो विनियोग की जावक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति है और संपत्ति में विनियोग बढ़ता है। और वेतन चुकाए अपने विनियोग की प्रवृत्ति नहीं है, वह परिचालन जावक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति है। आवक माल, गाड़ी भाड़ा चुकाए, वो भी विनियोग की प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि ये परिचालन की जावक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति है। मतलब कि अपने विनियोग की प्रवृत्ति में लाभ हानि खाता की कोई भी असर दर्शाने की है नहीं। अपने टिप्पणी में लिखा है कि अमुक प्रकार के व्यवहार का समावेश हमेशा विनियोग की प्रवृत्ति में ही किया जाता है। स्थिर गैर चालू संपत्तियों की खरीदी, स्थिर संपत्तियों में विनियोग पुनः खरीदी के लिए नहीं की जाती है, इसलिए यह व्यवहार हमेशा विनियोग की प्रवृत्ति में समाविष्ट होती है। जैसे कि पेटेंट की खरीदी, फर्नीचर की खरीदी, जिस व्यवहार में रोकड़ या बैंक खाता उधार हुआ हो और आवक रोकड़ प्रवाह गिना जाएगा, और रोकड़ या बैंक जमा हुआ हो तो जावक रोकड़ प्रवाह गिना जाता है। अब वित्तीय प्रवृत्तियाँ सामान्य रूप से पक्की तलपट के इक्विटी दायित्व पक्ष के व्यवहार से उद्भव होने वाली प्रवृत्तियाँ है। वित्तीय प्रवृत्तियाँ ऐसी प्रवृत्तियाँ है कि जिसके कारण मालिकों की पूंजी, अधिमान अंश पूंजी सहित और धंधा की उधार पूंजी के कद में अथवा तो स्वरूप रचना में परिवर्तन। वित्तीय प्रवृत्तियाँ इक्विटी अंश पूंजी, अधिमान अंश पूंजी, डिबेंचर, लोन आदि में उद्भव कमी वृद्धि के साथ संबंध होता है। दीर्घकाल की मालिकी पूंजी, उधार की पूंजी में वृद्धि वित्तीय आवक, वित्तीय प्रवृत्तियों का रोकड़ प्रवाह दर्शाता है। कमी हो तो वित्तीय जावक रोकड़ प्रवाह दर्शाता है।
यानी कि वृद्धि वित्तीय प्रवृत्ति में आवक में वृद्धि हो तो क्या दर्शाता है? रोकड़ मतलब प्रवृत्ति में उधार पूंजी, मालिक की पूंजी, उधार की पूंजी में वृद्धि होती है तो वित्तीय प्रवृत्ति आवक, और कमी होती हो तो वित्तीय जावक मानी जाती है। अब इसमें भी वित्तीय प्रवृत्तियों की आवक जावक रोकड़ प्रवाह में बताया है कि रोकड़ आवक प्रवाह की प्रवृत्तियाँ किसमें से? तो इक्विटी अंश प्रकाशित करना, अधिमान अंश प्रकाशित करना, डिबेंचर प्रकाशित करना, लोन अथवा दीर्घकाल का दायित्व खड़ा करना, बैंक ओवरड्राफ्ट में वृद्धि करना। ये जो है आवक प्रवाह। रोकड़ जावक प्रवाह की प्रवृत्ति के अंदर स्वयं के इक्विटी अंश वापस खरीदना, अधिमान अंशों का शोधन करना, डिबेंचर का शोधन करना, लोन अथवा अन्य कोई भी दीर्घकाल की जिम्मेदारी वापस, इक्विटी अंश पूंजी और अधिमान अंश पूंजी पर डिविडेंड का भुगतान, बैंक ओवरड्राफ्ट में कमी, दायित्व पर चुकाया ब्याज। अब यहाँ पे उदाहरण नंबर 3 दिया कि नैना कंपनी के नीचे लिखे व्यवहारों के आधार पर से वित्तीय प्रवृत्तियाँ बताइए। यह प्रवृत्ति रोकड़ आवक प्रवाह, रोकड़ जावक प्रवाह की है या नहीं। अभी जो अपने अधिमान अंशों का शोधन, तो क्या आएगा? वित्तीय जावक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति, क्योंकि यहाँ पूंजी में कमी होती है। अधिमान अंशों का शोधन। अभी डिबेंचर प्रकाशित करना डिबेंचर प्रकाशित करने से वित्तीय आवक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति गानी जाएगी और दायित्व में वृद्धि होती है। डिबेंचर का डिविडेंड का जो भुगतान किया ये जावक रोकड़ प्रवाह, क्योंकि अपने डिविडेंड चुकाया। जो डिविडेंड अंश पूंजी पर चुकाया जाता है इसलिए वह वित्तीय प्रवृत्ति मानी जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा की 3 वर्ष की लोन ली हो तो ये भी रोकड़ आवक की प्रवृत्ति प्रवाह की प्रवृत्ति है और दायित्व में वृद्धि हुई है। यंत्र बिक्री ये वित्तीय प्रवृत्ति नहीं है क्योंकि ये विनियोग की आवक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति है। मजदूरी चुकाई ये भी वित्तीय प्रवृत्ति नहीं है, वो परिचालन की जावक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति है। कमीशन मिला वो भी वित्तीय प्रवृत्ति नहीं है क्योंकि वह परिचालन की आवक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति है। विनियोग पर ब्याज मिला ये भी वित्तीय प्रवृत्ति नहीं है, विनियोग पर मिला ब्याज विनियोग की आवक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति है। यहाँ पे जो भी स्पष्टता करनी हो, जो ना हो तो भी उसका कारण दर्शाना पड़ेगा कि किस प्रकार की प्रवृत्ति है, परिचालन है, विनियोग है कि वित्तीय है। अमुक प्रकार के व्यवहार का समावेश वित्तीय प्रवृत्ति में भी होता है, जैसे कि अंश पूंजी पर चुकाया डिविडेंड। यह व्यवहार पूंजी के साथ संबंध रखने से वित्तीय प्रवृत्ति के रूप में ध्यान में लिया जाएगा। अब विशिष्ट प्रवृत्तियां जो है कि एक ही व्यवहार से उद्भव होने वाली 2 प्रवृत्तियां, भाड़ा खरीद के हफ्ता का भुगतान में मूलधन के प्रति भुगतान और ब्याज के प्रति भुगतान शामिल होता है। अब मूलधन के प्रति भुगतान रोकड़ कीमत के भाग का भुगतान जो विनियोग की प्रवृत्ति गिनी जाती है। संपत्ति की कीमत बढ़ती है, विनियोग जावक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्ति गिनी जाती है और ब्याज का भुगतान दायित्व का मुआवजा है, इसलिए वित्तीय प्रवृत्ति गिनी जाती है। वित्तीय जावक रोकड़ प्रवाह की प्रवृत्तियाँ गिनी जाती है। अब दूसरा, एक ही प्रकार का व्यवहार से उद्भव होने वाली 2 प्रवृत्तियाँ। अब रोकड़ व्यवहार की रोकड़ प्रवाह की आवक जावक नहीं। रोकड़ बैंक में भरी, रोकड़ घटी, बैंक शेष बढ़ी। रोकड़ बैंक में से निकाली, रोकड़ बढ़ी और बैंक शेष घटी। रोकड़ शेष और बैंक शेष दोनों रोकड़ प्रवाह पत्रक में एक ही स्थान पर ध्यान में लिए जाते, जिसे रोकड़ और रोकड़ समान कहा जाता है। यह व्यवहार रोकड़ के साथ संबंध रखता है परंतु रोकड़ एवं रोकड़ समान पर असर नहीं करता है। अब जो बिन रोकड़ व्यवहार और प्रावधान, धंधा के बहुत से व्यवहार रोकड़ स्वरूप में नहीं होते, इसलिए उन्हें रोकड़ प्रवाह का पत्रक बनाते समय रोकड़ प्रवाह के रूप में ध्यान में नहीं लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर दृष्ट संपत्तियों पर गिनी गई घिसाई, अदृश्य संपत्तियों की अपलिखित रकम, रोकड़ के बदले के सिवाय इक्विटी अंश डिबेंचर प्रकाशित करना और डिबेंचर का इक्विटी शेयर में रूपांतरण करना। अब यहाँ पे तीनों प्रवृत्तियों का साथ में उदाहरण दिया है कि भारतीय कंपनी के नीचे दिए गए व्यवहारों को परिचालन, विनियोग और वित्तीय प्रवृत्ति में वर्गीकृत कीजिए। ये उदाहरण नंबर 4 ही महत्व का है कि तीनों का उपयोग हो जाता है। यहाँ पे इक्विटी अंश प्रकाशित किया, अधिमान अंशों का शोधन किया, बैंक में से दीर्घकाल की लोन, रोकड़ शेष, बैंक शेष, अल्पकाल से बेची जा सके ऐसी प्रवृत्तियाँ। और पहले अपने कोष्टक तैयार करेंगे।
अब यहाँ तुमको देखो उत्तर के अंदर पहले दो हिस्से हैं कि इसके अंदर पहले प्रवृत्तियाँ बताया और व्यवहार नंबर बताया। अब परिचालन प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ है? परिचालन प्रवृत्ति, विनियोग की प्रवृत्तियाँ, वित्तीय प्रवृत्तियाँ, रोकड़ रोकड़ समान, ये चार प्रकार दिया है। उसमें से कौन सा व्यवहार कौन सी प्रवृत्ति में आता है वो पहले देखें। अब जो पहला देखे अपने के इक्विटी अंश प्रकाशित करना, वो इक्विटी अंश प्रकाशित करना है किस में आएगा? तो ये वित्तीय प्रवृत्ति में आएगा। दूसरा जो है कि अधिमान अंशों का शोधन किया, वो भी वित्तीय प्रवृत्ति में आएगा। बैंक में से दीर्घकाल की लोन ली, वो भी वित्तीय प्रवृत्ति में आएगा। रोकड़ शेष या चौथा रोकड़ और रोकड़ समान, 4 नंबर नीचे रोकड़ में आएगा। 5 नंबर बैंक शेष भी उसमें रोकड़ रोकड़ समान में आएगा। 6 नंबर में अल्पकाल की शीघ्रता से बेची जा सके सी प्रतिभूतियाँ, वो भी रोकड़ में आएगा 6 नंबर में। अल्पकाल की बैंक डिपॉजिट भी रोकड़ रोकड़ समान में आएगा। 8 नंबर है कमीशन मिला, कमीशन मिला है परिचालन प्रवृत्तियाँ होगी। देनदारों के पास से रकम मिली, वो भी परिचालन प्रवृत्ति। लेनदारों को चुकाया, परिचालन प्रवृत्ति। यंत्र का विक्रय किया है, विनियोग की प्रवृत्ति। फर्नीचर की खरीदी की है, विनियोग की प्रवृत्ति। उत्पादन खर्च किया, वो वित्तीय परिचालन प्रवृत्ति। कमीशन चुकाया, परिचालन प्रवृत्ति। आयकर चुकाया, परिचालन प्रवृत्ति। विनियोग खरीदे, गैर चालू प्रवृत्ति। विनियोग खरीदे, वो भी परिचालन। विनियोग खरीदे वो आएगा विनियोग की प्रवृत्ति। फिर 17 नंबर है बिक्री वितरण खर्च, बिक्री वितरण खर्च परिचालन प्रवृत्ति। कारखाना का खर्च परिचालन प्रवृत्ति। फिर ट्रेडमार्क का चुकाया, ट्रेडमार्क का जो चुकाया है वो विनियोग की प्रवृत्ति गिनी जाएगी। उसके बाद में ख्याति का भुगतान, विनियोग की प्रवृत्ति। डिपॉजिट का भुगतान, डिपॉजिट का भुगतान ये वित्तीय प्रवृत्ति। उसके बाद में ब्याज मिला, ये विनियोग की प्रवृत्ति। आयकर रिफंड, परिचालन प्रवृत्ति। कच्चे माल की खरीदी, परिचालन प्रवृत्ति। भाड़ा मिला, विनियोग की प्रवृत्ति। भाड़ा चुकाया, ये परिचालन प्रवृत्ति। ये अपने यहाँ पे बता दिया कि परिचालन प्रवृत्ति, विनियोग की प्रवृत्ति, वित्तीय प्रवृत्ति या रोकड़ रोकड़ सब। अब इस व्यवहार का सबका स्पष्टीकरण किया है कि अपने इक्विटी अंश प्रकाशित किया, जो कौन सी प्रवृत्ति मानी गई? वित्तीय प्रवृत्ति। उसमें क्या हुआ? अंश प्रकाशित किया तो अपने पास में आवक हुई, तो आवक रोकड़ प्रवाह। अधिमान अंशों का शोधन किया, ये वित्तीय प्रवृत्ति है, इसमें जावक रोकड़ प्रवाह। बैंकों में से दीर्घकाल की लोन ली, वो आवक रोकड़ प्रवाह वित्तीय प्रवृत्ति है। रोकड़ शेष वित्तीय प्रवृत्ति नहीं है, वो रोकड़ समकक्ष है। बैंक शेष भी वित्तीय प्रवृत्ति नहीं है, वो रोकड़ समान है। अल्पकाल की शीघ्रता से बेची जा सके ऐसी प्रतिभूतियाँ भी वित्तीय प्रवृत्तियाँ नहीं है, खाली रोकड़ समान है। अल्पकाल की बैंक डिपॉजिट वित्तीय प्रवृत्ति नहीं है, रोकड़ समान है। कमीशन मिला, परिचालन प्रवृत्ति है। आवक रोकड़ प्रवाह है। देनदारों के पास से रकम मिली, वो भी परिचालन प्रवृत्ति है और आवक रोकड़ प्रवाह है। लेनदार को भुगतान किया, परिचालन, उसमें जावक रोकड़ प्रवाह। यंत्र का विक्रय किया, विनियोग की प्रवृत्ति या आवक रोकड़ प्रवाह। फर्नीचर की खरीदी, विनियोग प्रवृत्ति, जावक रोकड़ प्रवाह। उत्पादन खर्च, परिचालन, जावक रोकड़ प्रवाह। कमीशन चुकाया, परिचालन, जावक रोकड़ प्रवाह। आयकर चुकाया, ये भी परिचालन, जावक रोकड़ प्रवाह। जो खर्च होता है वो सब जावक में डालना, आवक होते है तो उपज होता आवक में। विनियोग खरीदे, विनियोग की प्रवृत्ति, जावक रोकड़ प्रवाह। उसके बाद में बिक्री वितरण खर्च, परिचालन प्रवृत्ति, जावक रोकड़ प्रवाह। कारखाना खर्च भी परिचालन प्रवृत्ति, जावक रोकड़ प्रवाह। ट्रेडमार्क का चुकाया, विनियोग प्रवृत्ति, जावक रोकड़ प्रवाह। ख्याति का चुकाया, विनियोग प्रवृत्ति, जावक रोकड़ प्रवाह। डिविडेंड का भुगतान, वित्तीय प्रवृत्ति, जावक रोकड़ प्रवाह। ब्याज मिला, विनियोग प्रवृत्ति, आवक रोकड़ प्रवाह। आयकर रिफंड मिला, आवक रोकड़ प्रवाह, परिचालन प्रवृत्ति। कच्चे माल की खरीदी भी परिचालन प्रवृत्ति, जावक रोकड़ प्रवाह। भाड़ा मिला, विनियोग प्रवृत्ति, आवक रोकड़ प्रवाह। भाड़ा चुकाया तो परिचालन प्रवृत्ति, जावक रोकड़ प्रवाह।
यानी कि अपने परिचालन प्रवृत्ति, विनियोग की प्रवृत्ति और वित्तीय प्रवृत्ति में जो अपने उपज होती है तो आवक में डालो और खर्च होता है तो जावक में लिखो। अब रोकड़ प्रवाह, रोकड़ प्रवाह पत्रक। रोकड़ प्रवाह पत्रक वर्ष दौरान विविध प्रवृत्तियों में से उद्भव रोकड़ व्यवहार के संदर्भ में स्पष्टीकरण देता है। रोकड़ प्रवाह आवक रोकड़ प्रवाह और जावक रोकड़ प्रवाह के स्वरूप में दर्शाया जाता है। जो अपने पूर्व चर्चा की अनुसार आवक और जावक रोकड़ प्रवाह की अलग अलग प्रवृत्तियों के आधार पर गिना जाता है। अपने जो स्पष्टीकरण यहाँ पे परिचालन प्रवृत्तियों में से उद्भव रोकड़ प्रवाह कौन सा है तो लाभ हानि पत्रक और लाभ के वितरण के आधार पर तैयार किया जाता है। इसे अतिरिक्त चालू संपत्ति या चालू दायित्व में परिवर्तन कमी वृद्धि ध्यान में लिए जाते हैं। विनियोग की प्रवृत्ति में से उद्भव रोकड़ प्रवाह पक्की तलपट की संपत्ति लेना पक्ष लाभ हानि पत्रक के गैर परिचालन आवकों के आधार पर तैयार किया जाता है। और वित्तीय प्रवृत्ति में से उद्भव रोकड़ प्रवाह पक्की तलपट की इक्विटी दायित्व पक्ष लाभ हानि पत्रक लाभ हानि वितरण के आधार पर तैयार किया जाता है। अब अपने जो यहाँ रोकड़ प्रवाह पत्रक दिया है कि रोकड़ प्रवाह पत्रक परोक्ष पद्धति कंपनी लिमिटेड का रोज खाली जगह पूरे होने वाला है। अब यहाँ पे जो है विवरण के परिचालन प्रवृत्ति से उद्भव रोकड़ प्रवाह ये लाभ हानि पत्रक के अनुसार चालू वर्ष का लाभ लिखने का, उसमें से क्या घटाने का तो गैर परिचालन आवक। गैर परिचालन आवक में किसका समावेश है विनियोग बिक्री से लाभ, संपत्ति बिक्री से लाभ, विनियोग पर प्राप्त ब्याज, विनियोग पर प्राप्त डिविडेंड, संपत्तियों पर भाड़ा की आवक। ये सबको क्या करेंगे प्लस करके उसको घटाएंगे। अब उसके बाद में जोड़ने का क्या है कि बिन रोकड़ व्यवहार यानी खर्च के वितरण, अलिखित घिसाई, अलिखित अदृश्य संपत्तियाँ, अलिखित अवास्तविक संपत्तियाँ, संपत्ति बिक्री से नुकसान, आयकर का प्रावधान, चालू वर्ष का लेने का, सामान्य अनामत खाते परिवर्तन, सूचित डिविडेंड चालू वर्ष का, ये सब जोड़ने का। उसके अंदर जोड़ो वित्तीय खर्च की, डिविडेंड चुकाया, ब्याज चुकाया, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले का परिचालन लाभ मिलेगा। उसके बाद में जोड़ने का चालू संपत्ति में कमी, चालू दायित्व में वृद्धि। उसमें से क्या घटाओ चालू संपत्ति में वृद्धि और चालू दायित्व में कमी, तो क्या होगा परिचालन में से उद्भव शुद्ध रोकड़ प्रवाह प्राप्त होगा। उसमें से क्या घटाओगे गत वर्ष के करवेरा का प्रावधान, तो अपने को मिलेगा परिचालन प्रवृत्ति में से उद्भव शुद्ध रोकड़ प्रवाह मिलेगा। अब अपने विनियोग की प्रवृत्ति में से जो उद्भव रोकड़ है तो संपत्तियों का विक्रय दृश्य हो कि अदृश्य हो, गैर चालू संपत्तियों का विक्रय, प्राप्त ब्याज डिविडेंड, प्राप्त भाड़ा, संपत्तियों की खरीदी दृश्य अदृश्य, गैर चालू विनियोग की कम खरीदी, ये विनियोग की प्रवृत्ति से उद्भव शुद्ध रोकड़ प्रवाह आएगा। अब उसके बाद में वित्तीय प्रवृत्तियों से उद्भव तो अंश डिबेंचर प्रकाशित करना, दीर्घकाल के ऋण, अल्पकाल के ऋण। अब बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो रोकड़ साख एडवांस में वृद्धि और बैंक ओवरड्राफ्ट रोकड़ साख एडवांस में कमी। चुकाया अंतिम डिविडेंड, वापस की लोन, डिबेंचर वापसी, शेयर वापसी, डिबेंचर लोन पर चुकाया ब्याज। वित्तीय प्रवृत्ति से उद्भव शुद्ध रोकड़ प्रवाह। अभी रोकड़ और रोकड़ समान शुद्ध वृद्धि कमी A + B + C करोगे और जोड़ो वर्ष की प्रारंभ की रोकड़ और रोकड़ समान बाकी, तो अपने वर्ष की अंतिम रोकड़ और रोकड़ समान बाकी प्राप्त होगी। ज़्यादातर ये रोकड़ प्रवाह वाला इस बार पूछा जाने वाला नहीं, इसलिए थियरी पे ज़्यादा भार देना है और होमवर्क में इस जो थियरी चलाई है वो लिखना है और फिर जब मंगाया जाएगा चौपड़ा तब चेक कराने भेजना है।